अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट जो हमारा लेक्चर था एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का, उसी की कंटिन्यूशन है। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं टॉपिक को। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस जो हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में थ्रोम्बोलाइटिक्स देने की, वो कौन कौन सी हैं? एक तो ब्लीडिंग हो रही हो। किस तरह की ब्लीडिंग? एक्टिव ब्लीडिंग या ब्लीडिंग डायथेसिस? डायथेसिस वो ब्लीडिंग होती है जिसमें पेशेंट की टेंडेंसी हो कि वो जॉइंट्स में ब्लीड करे। दैट मीन्स कि प्लेटलेट रिलेटेड ब्लीडिंग ना हो, क्लॉटिंग फैक्टर रिलेटेड ब्लीडिंग हो। फैक्टर रिलेटेड ब्लीडिंग हमेशा बड़ी होती है, प्लेटलेट रिलेटेड ब्लीडिंग हमेशा छोटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं, जैसे आपको याद होगा नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हुए थे, तो वो ख़बरों में आ रहा था कि वो शेव नहीं कर सकते हैं, ब्रश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट जिसकी प्लेटलेट से ब्लीडिंग हो सकती है या टेंडेंसी होती है कि प्लेटलेट कम है, इस वजह से ब्लीडिंग होगी, तो उसकी बड़ी सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है। डिफरेंस ये है। सुपरफिशियल ब्लीडिंग जैसे अगर आप वो दाढ़ी करेगा तो उसकी स्किन से ब्लीड करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी इतने प्लेटलेट्स भी नहीं है कि अगर वो दाढ़ी करे और हल्का सा स्किन में ज़्यादा कट लग जाए तो ब्लीडिंग उससे रुक जाए। प्लग ही नहीं बनेगा, उससे ब्लीडिंग नहीं रुकती। ब्रश करेगा, गम से ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, नाक से ब्लीडिंग होगी। ये प्लेटलेट रिलेटेड ब्लीडिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा बड़ी ब्लीडिंग्स होती हैं जब क्लॉटिंग फैक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। अब क्लॉटिंग फैक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो जितने भी पेशेंट्स में होगा, हमेशा उनमें कहीं पेरिटोनियल स्पेस में ब्लीडिंग हो रही होगी, प्लूरल स्पेस में ब्लीडिंग हो रही होगी, पेरिकार्डियल स्पेस में ब्लीडिंग हो रही होगी, जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो रही होगी, ठीक है। तो उसमें बड़ी जो ब्लीडिंग्स हैं वो हमेशा फैक्टर रिलेटेड ब्लीडिंग होंगी। फेशियल ट्रॉमा रिसेंटली हुआ हो, क्लोज्ड हेड और फेशियल ट्रॉमा हुआ हो 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन एक और बता दूं कि अगर उसको स्ट्रोक हुआ हुआ है किसी ज़माने में, इस्कीमिक नहीं, हेमरेजिक, तो कभी भी नहीं, आप कभी भी नहीं दे सकते उसको थ्रोम्बोलिटिक्स, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते? दोबारा हेमरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अयोर्टिक डायसेक्शन, कभी उसकी अयोर्टा डैमेज हुआ है अगर ऑलरेडी, तो इसका मतलब है उसकी जो वॉल होगी एयोर्टा की, जो म्यूरल थ्रोम्बाई बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर उसकी वॉल में ऑलरेडी टेंडेंसी है कि आउट पॉकेटिंग हो गई, एन्यूरिज्म बन गया, फट गई, परफोरेशन हो गई, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो ये दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। अब रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस का मतलब ये है कि इसकी वजह से हम चांस ले सकते हैं, मतलब हम सर्जरी कर सकते हैं कुछ ओवर प्रोटेक्टिव होके, ठीक है। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस, ठीक है। इसमें तो एब्सोल्यूटली ऐसा कोई मसला होगा, देर इज नो चांस यू कैन गो फॉर सर्जरी, बट रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस में यू कैन गो फॉर सर्जरी, बट आपको थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव होना होगा, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। या रिसेंट मेजर सर्जरी हुई है, रिसेंट मेजर सर्जरी फॉर एग्जांपल कोई सिंपल ट्रांसप्लांट वगैरह नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी का कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, अपेंडिसेक्टमी हुई है, कोई परफोरेशन था इसमें गट में और उसकी वजह से डायसेक्शन एनास्टोमोसिस हुआ है, उसके लिए दैट इज़ ओके। अगर 3 हफ्ते पहले उसको हुआ था, 3 हफ्ते बहुत हैं, उस वक्त तक वो काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। सीपीआर किसी पेशेंट को हुआ था, उसकी कोई हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उसको सीपीआर किया गया। सीपीआर की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज आता है लंग्स में, अगर सीपीआर पहले किया गया था तो उसकी वजह से भी कोई बात नहीं, उसको भी हम रिलेटिव में रखते हैं। और ट्रॉमेटिक सीपीआर तकरीबन ट्रॉमेटिक ही होते हैं। इंटरनल ब्लीड किया हो 4 हफ्ते के अंदर अंदर, एक्टिव पेप्टिक अल्सर हो, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पेप्टिक अल्सर का क्या मतलब है? ब्लीडिंग हो रही हो इस वक्त एक्टिवली उन अल्सर से, चाहे वो स्टमक का अल्सर हो, चाहे वो कहीं भी अंदर गट का अल्सर हो, लेकिन ड्यूडिनल अल्सर हो बेशक, लेकिन ब्लीडिंग इस वक्त करंटली हो रही हो, तो फिर ये हमारे पास रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। और अगर एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, सिर्फ अल्सर बना हुआ है और उसकी हिस्ट्री चल रही है 4-5 साल से, तो डजेंट मैटर। इस्कीमिक स्ट्रोक, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन कहाँ पे थी? जहाँ हेमरेजिक होगा। इस्कीमिक स्ट्रोक को हम इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, अगर 3 महीने जो है उससे लेस भी हुआ हो, 3 महीने पहले अगर उससे हुआ है और वो पेशेंट को हमें थ्रोम्बोलिटिक्स देने पड़ते हैं, दैट्स ओके।
अच्छा, अब परफ्यूजन जो है, रीपरफ्यूजन पीसीआई नॉट इंडिकेटेड इन स्टेबल पेशेंट्स। अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात समझने वाली है। 12 घंटे ऑनसेट, जो 12 आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, रीपरफ्यूजन और पीसीआई इंडिकेटेड नहीं होता स्टेबल पेशेंट्स में। देखिए, 12 घंटे अगर कोई सरवाइव कर गया है तो इसका मतलब है कि वो मेडिसिन से उसको आप घर भेज सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर पीसीआई। ठीक है, 12 घंटे बाद वो आपके पास पहुंचा है और अब वो बिल्कुल स्टेबल है, कोई एलिवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको क्या ज़रूरत है कि आप उसको पहुंचाएं और इमरजेंसी थिएटर में घुसें? अब करंटली ठीक है, स्टेबल है, एसटी एलिवेशन आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, आप मेडिसिन पे घर भेज सकते हैं सिंपल 2D एको करके। 2D एको करें, इंजेक्शन फ्रैक्शन चेक करें, वेल्व्स का हाथ देखें, वेल्व मोशन देखें, जो वॉल मोशन देखें, कितनी अच्छी मूव कर रही है, कितनी अच्छी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, कितनी अच्छी रिलैक्सेशन हो रही है हार्ट में, दैट्स ओके। आपको जरूरत नहीं है कि आप रीपरफ्यूजन से मतलब है वो कैबेज करके आप रीपरफ्यूजन करते हैं ना, बाईपास बना के आप नई रीपरफ्यूजन आर्टरीज बनाते हैं ना, उस वो मतलब है इसका। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है ये सब करने की। ठीक है, और कैबेज उन लोगों में कंसीडर किया जा सकता है कि जो बिल्कुल ठीक हालत में आप तक पहुंचे हों, लेकिन उनका एमआई 1 या 2 दफ़ा पहले हो चुका हो। ठीक है, मतलब इस वक्त वो स्टेबल हो, आपके पास इस वक्त स्टेबल हो, लेकिन उनकी प्रीवियस हिस्ट्री एमआई की चल रही हो। अब दोबारा उन्हें एक हार्ट अटैक हुआ है तो अब ये आपको ये लग रहा हो कि यार एक वॉल तो इस बंदे की ऑलरेडी डैमेज है, अभी दोबारा ये हार्ट अटैक बर्दाश्त कर तो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको ऐसे ही घर भेज दूं, बेशक ये स्टेबल क्यों नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि स्टेबल पेशेंट्स को भी आप कैटेगराइज करेंगे। एक स्टेबल पेशेंट है, उसको पहली प्रायर कोई हिस्ट्री नहीं है, उसको पहला हार्ट अटैक है, बेशक एमआई क्यों नहीं है, पहला हार्ट अटैक है, एमआई है, और आपको लग रहा है कि ठीक है एक वॉल तो चली गई लेकिन दूसरी वॉल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब कैम्बेज उनमें करेंगे जिनका आपको पता हो कि एक वॉल तो चलो डैमेज है, दूसरी भी जाने वाली है, कैबेज करो फौरन से। ऑलरेडी इसको एक एमआई हुआ है, आज इसको दोबारा हार्ट अटैक हुआ है, इसका मतलब है इसकी दूसरी वॉल भी जाने वाली है, प्रोटेक्ट करो इसको। तब आपको कैबेज करना चाहिए, तब आपको इस बात पर ध्यान नहीं रखना कि चाहिए कि इस वक्त वो सिम्टम लेस है। बेशक सिम्टम लेस है, लेकिन दूसरी वॉल भी डैमेज होने वाली है, और अगर दूसरी वॉल डैमेज होगी तो डेथ हो जाएगी, इस वजह से आपको सर्जरी करनी है। अच्छा जी, ये देख लें जी, ये बाईपास हो रहा है, कैबेज हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हो रही है। ये आपको रिब स्प्रेडर नज़र आ रहा है, ये चेस्ट स्प्रेडर होता है, रिब स्प्रेडर होता है, काफ़ी जगहों पे ये इस्तेमाल होता है, ये जो स्प्रेडर है। इन्होंने रिब्स काट के रिब्स को साइड पे किया हुआ है और सीधा हार्ट को एक्सेस किया हुआ है। अच्छा जी, कौन सी थेरापी दे सकते हैं और जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आफ्टर कैबेज? अच्छा, एंटीप्लेटलेट, एस्पिरिन, ऑल पेशेंट्स अनलेस कंट्राइंडिकेटेड, एंड कंट्राइंडिकेटेड उनमें होती है जिनमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है और उधर वो एलर्जिक होते हैं। जितने भी एस्पिरिन रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, एनसेड्स होते हैं, एस्पिरिन होती है, इससे वो एलर्जिक होते हैं। जैसे वो ये खाते हैं तो वो बिल्कुल एलियन बन जाते हैं, क्योंकि उनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन आता है, और जब तक वो वैसे कुछ ना दो तो 1 घंटे बाद वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको स्टीरॉयड और एविल के इंजेक्शन दें तो वो विद इन 15-20 मिनट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्लोपिडोग्रिल उन लोगों में बेहतरीन समझी जाती है कि जिन लोगों में एस्पिरिन कंट्राइंडिकेटेड हो या फिर स्टंटिंग हुई हुई हो। वैसे स्टंटिंग में एस्पिरिन भी बड़े काम, एस्पिरिन इटसेल्फ भी बड़े काम की चीज़ है, लेकिन क्लोपिडोग्रिल का भी बहुत अच्छा रोल है। वो ये कहते हैं कि क्लोपिडोग्रिल भी जो है वो इवन ग्लाइकोप्रोटीन 2-3 जो 2B एंड 3A इनहिबिटर है, उसके लिए भी कहा जाता है कि वो भी स्टंटिंग के लिए बड़े काम की चीज़ है। तो जिस पेशेंट को ऑलरेडी स्टंट डला हुआ होता है उसमें जस्ट एस्पिरिन कभी भी नहीं दिया जाती, उसमें एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रिल दी जाती है, कोप्लावेक्स आती है। ठीक है, वो दोनों मिला के दी जाती हैं, क्योंकि एस्पिरिन उसके हार्ट के लिए, क्लोपिडोग्रिल उसके स्टंट के लिए। अच्छा, ये हमने बात आज भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था क्लास से, और आपको लास्ट टाइम भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन 2-3 इनहिबिटर अर्ली एज यू गेट, जितनी आप इसको पीसीआई अगर किसी पेशेंट में करवाना है आपने, और वो वेट कर रहा है पीसीआई के लिए,
तो असल में बाहर गाइडलाइन ये है कि अगर किसी की एमरजेंसी परकुटेनियस इंटरवेंशन करनी है तो उसे 96 घंटे का टाइम दिया जाता है और एमरजेंसी के लिए। और अगर किसी की रूटीनली पीसीआई करनी हो तो कम से कम 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। तो जो पेशेंट को आपने 96 घंटे दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे 96 आवर बता के उसे घर भेज देना है, उसको आपने ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर देना है। कोई और चीज़ क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना खून पतला कर दे। अगर एस्पिरिन दे दें, क्लोपिडोग्रेल दे दें, तो ये ना हो कि वो इतना खून पतला कर दे कि आप जब उसको पीसीआई करने की कोशिश करें तो इंटरनल ब्लीड कर जाए, खून इतना पतला हो जाए कि इंटरनल ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। इसलिए 3A2B इनहिबिटर को बहुत ज़्यादा सेफ समझा जाता है। ठीक है। या फिर एमरजेंसी कैबेज आप करें, कब कर सकते हैं? एमरजेंसी कैबेज आप उन सूरतों में कर सकते हैं। एक तो पहले मैंने आपको रिसेंटली गाइडलाइंस बताई हैं और उसमें मैंने आपको बताया कि एमरजेंसी कैबेज आप उस वक्त करेंगे जब आपको लग रहा हो कि ऑलरेडी यार इसको एमआई हुआ हुआ है एक दफ़ा और एक वॉल इसकी डैमेज है, अब ये आ गया है, बेशक ये स्टेबल है, बेशक एसटी एलिवेशन नहीं है, बेशक पेशेंट बिल्कुल अच्छा बैठा है, बीपी ठीक है, वाइटल मेंटेन कर रहा है, सांस नहीं चढ़ रहा, पसीना नहीं है, कोई वीकनेस महसूस नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल अगर आपको ये लगता है कि नहीं जी इसको एक हार्ट अटैक ऑलरेडी हुआ है, दूसरी वॉल इज नॉट इवन डूइंग गुड, बस ठीक है, गो फॉर कैबेज, डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। और क्या गाइडलाइन है जी? फील्ड पहले परकुटेनियस इंटरवेंशन हम कर चुके, हमको स्टेंट वटेंट डाल चुके, हमारा काम नहीं बना। ठीक है। और या फिर हमने दुनिया जहान की टैबलेट्स दे ली, हमने बीटा ब्लॉकर दे दिए, एस्पिरिन दे दी, स्टेटिन दे दी, क्लोपिडोग्रेल दे दी, 2B3A इनहिबिटर्स दे दिए, एंटी थ्रोम्बिन दे दी, एंटी प्लेटलेट्स दे दी, टीपीएस दे दी, सब कुछ दे के देख लिया, पेशेंट नहीं ठीक हो रहा, कैबेज पे लीजिए। ये गाइडलाइंस है। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसको आपको ज़रूर समझना है कि इसका क्या मतलब है, मैक्सिमल का और सब मैक्सिमल का क्या मतलब है। आपको पता है जो पेशेंट का ना मैक्सिमम हार्ट रेट होता है वो होता है 220 माइनस द एज। एक पेशेंट है, उसे 26 साल उम्र है, 220 में से 26 अगर आप माइनस कर दें तो कितने बनते हैं? आपको 194 हार्ट रेट वो मैक्सिमम लेके जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट की एज 30 है तो वो 190 तक अपना मैक्सिमम हार्ट रेट जा सकता है, 220 माइनस द एज। ठीक है। तो 190 तक मैक्सिमम हार्ट रेट। सब जितने भी लोग जिनको एमआई हुआ होगा 5 6 7 दिन पहले, नाउ दे आर इवन इफ स्टेबलाइज्ड, आप फिर भी उनमें एक्सरसाइज टेस्टिंग करेंगे। जो मैंने आपको सारी एक्सरसाइज टेस्टिंग का तरीका समझाया था वो आप लाजमी करेंगे उन लोगों में जिन्होंने एमआई सर्वाइव कर गए हैं। जो क्यों? आपने देखना है द एक्सटेंट ऑफ इस्कीमिया, कि एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में इसमें करता हूं, मैं देखता हूं कितना इस्कीमिया है इस पेशेंट में। बैठे बैठे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, एसटी एलिवेशन भी नहीं है, बिल्कुल सही लग रहा है। इसको एक्सरसाइज टेस्टिंग करते हैं इसमें और देखते हैं कि इस्कीमिया है कि नहीं, क्योंकि अगर इस्कीमिया होगा इस पेशेंट में तो इतनी सवेरिटी होती है एमआई के बंदे के इस्कीमिया में कि या तो इसको हमें तो फौरन से एसटी एलिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की, मतलब इन्फेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी वॉल, अगर इस्कीमिया आएगा तो। ठीक है। डिप्रेशन भी मिल सकता है, लेकिन जिस पेशेंट को एमआई हुआ हो उसमें हमें एलिवेशन इवन मिलना शुरू हो जाती हैं अगर हम उसकी एक्सरसाइज करवाएं। ठीक है। लेकिन मोस्टली डिप्रेशन भी मिलते हैं, मैं सिर्फ आपको चांसेस बता रहा हूँ कि इतनी सवेरिटी भी होती है, लेकिन आपको जैसे ही एलिवेशंस मिलना शुरू हो जाएं तो ये इंडिकेशन है कि नहीं जी नहीं, पेशेंट के इधर ही एक्सरसाइज टेस्टिंग बंद कर दें, फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट करें और परकुटेनियस इंटरवेंशन या कैबेज की तरफ इसको लेके जाएं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गाइडलाइन क्या कह रही है उसके सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन समझाने का आपको मकसद ये है कि एक्सरसाइज टेस्टिंग हर उस पेशेंट में होगी जिसको पहले एमआई सर्वाइव कर चुका है वो विद इन लास्ट 4 to 7 days। सब मैक्सिमल टेस्टिंग, सब मैक्सिमल टेस्टिंग दैट मींस के आपने पेशेंट का एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में उसके हार्ट को 70% मैक्सिमम लेके जाना है 190 के, अगर वो 30 इयर्स ओल्ड है। मतलब एक वो मैक्सिमम उसका हार्ट रेट आप 190 तक लेके जा सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग, या नॉर्मली भी वो 190 तक उसका हार्ट एरिदमिक नहीं होगा। 190 का 75% या 70% आपने लेके जाना है, आपका गोल होना चाहिए इन सब मैक्सिमल टेस्टिंग। इन मैक्सिमल टेस्टिंग जो आप 3 से 6 हफ्ते बाद कर सकते हैं,
मैक्सिमल टेस्टिंग में आप 85% तक हार्ट लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट लेके जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 190 हार्ट रेट उसका मैक्सिमम है तो आप 180 तक लेके जा सकते हैं, 180 तक आप 85% ऑफ 190 लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये गोल होना चाहिए स्ट्रेस टेस्टिंग में आपका कि आप मैक्सिमम स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए 85% और जो सब मैक्सिमल है उसके लिए 70 to 75% तक मैक्सिमम हार्ट रेट लेके जा सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हार्ट कितने स्ट्रेस में है और इस्कीमिया है कि नहीं है। इसे आप असेस क्या करेंगे, आप क्या असेस करेंगे, इससे आप ये असेस करेंगे किसकी एंजियोग्राफी करनी चाहिए और किसको कैबेज करना चाहिए। जिसमें एलिवेशन आना शुरू हो जाएं डेफिनेटली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कैबेज की तरफ चले जाएं। सिंपल डिप्रेशन हैं, ओकेजनल एलिवेशन हैं, डिप्रेशन ज़्यादा हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा इस्कीमिक नहीं हुआ है, गो फॉर एंजियोग्राफ एंड एंजियोग्राफी स्टंटिंग कर दें बस। मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग ऑब्वियसली ये भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम इसके बारे में बताया था। अच्छा जी, मेडिकेशन जो है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बाद घर हमने ये सारी डिस्कस कर ली है, अभी सिर्फ आपसे अब जो है वो आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करनी है क्योंकि स्लाइड में ही आप आइए। क्या क्या दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं, डोज याद रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये अमेरिकन डोजेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, ब्रिटिश डोजेस थोड़ी सी कम होती हैं। इन्होंने 325 लिखा हुआ है, अमेरिकन हमेशा 300 कहते हैं। तो 14 दिन के लिए 300 फॉर लाइफ 70 mg। ठीक है, अच्छा क्लोपिडोग्रल ये देख सकते हैं आप किन पेशेंट्स में देखें, या तो उन्हें अल्टरनेटिव लेनी हो फॉर नेक्स्ट 9 to 10 मंथ्स, क्योंकि अगर बहुत ही कोई सवियर हार्ट अटैक हुआ है, सवियर एमआई हुआ है और बहुत ज़्यादा आर्टरी 2-3 आर्टरीज लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक थी या फिर 3 वेसल्स ब्लॉक थी, तो आप डबल एंटीप्लेटलेट थेरापी देते हैं, डुअल एंटीप्लेटलेट थेरापी देते हैं, नो मैटर व्हाट इफ देयर स्टेंट इज और नॉट। नहीं, आप इस बात को नहीं देखेंगे कि स्टंट उधर है या नहीं, आप फॉरन से पेशेंट को दे देंगे। आप आपको ये नो मैटर व्हाट इफ देयर इज स्टंट, इफ देयर इज सम काइंड ऑफ बलून ओपनिंग, छोड़ें इसको। आप ओपनिंग है, स्टेंडिंग है, आप फॉरन से एस्पिरिन क्लोपिडोग्रल मिक्स दे दें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आर्टरी के अंदर क्लॉग्ड अप हो जाए और वो जो स्टंटिंग वाली जगह है वो ब्लॉक ना हो जाए। अब ऐसा थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि अब स्टंट्स में इटसेल्फ, मैंने पहले ये बात की थी, ड्रग इलिसिएटिंग आ रही हैं, अब स्टंट्स आ रहे हैं जो खुद ब खुद ही अपनी ड्रग रिलीज करते रहते हैं और उनकी एज 2 से 5 साल तक चली गई है। पहले तो स्टंट 1 साल बाद ही ब्लॉक होना शुरू हो जाता था और पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते थे और उसमें हम 2-3 एंटीप्लेटलेट थेरापी दे रहे होते थे, लेकिन स्टिल किसी पेशेंट सीरियस है तो डुअल एंटीप्लेटलेट थेरापी देने में कोई हर्ज नहीं है। बीटा ब्लॉकर ऑब्वियसली आप देंगे, कोई भी पेशेंट है, कैसा भी पेशेंट है, बीटा ब्लॉकर आप देंगे। एस इनहिबिटर्स लाजमी देंगे, कब तक, जब तक इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से नीचे है। एस इनहिबिटर्स करता क्या है, एस इनहिबिटर सिर्फ बीपी को ही डाउन नहीं करता, हम लोगों को यही पता है कि कैप्टोप्रिल है जुबान के नीचे रखेंगे और बीपी डाउन करेगा, नहीं, दे एक्ट एज नाइट्रेट्स एज वेल। ये वेजोडाइलेटर्स भी होते हैं और इनकी वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है, आफ्टर लोड कम होता है। अगर आफ्टर लोड कम होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पुश करने में बड़ी आसानी होती है इनटू एओर्टा, तो ये एओर्टा में एओर्टा की वेजोडाइलेशन करवा के ब्लड को पुश कर देता है पेरिफेरल आर्टरीज में, पेरिफेरल ऑर्गन्स में। सो दैट्स व्हाई एस इनहिबिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटिन्स तब तक दें जब तक आपको गोल पता है, आपको एलडीएल पता है हमने 100 से नीचे लाना है और डायबिटिक पेशेंट में 70 से नीचे लेना है, तब तक आप स्टेटिन दे सकते हैं। स्टेटिन्स बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम्स पे नहीं लेने चाहिए। आपके घर में भी अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो स्टेटिन्स अगर ले रहे हैं, मेरी मदर भी लेती हैं स्टेटिन्स, अगर वो स्टेटिन्स ले रहे हैं तो हर 3 महीने बाद आपको लिवर टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए क्योंकि स्टेटिन्स जो हैं वो लिवर इंसल्ट करते हैं, ठीक है, लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए स्टेटिन का सिर्फ एक गोल हो और उसके बाद उसको आप ख़त्म करते हैं। नाइट्रेट्स ऑब्वियसली शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग आप उस वक्त देंगे जब परसिस्टेंट पेन हो रहा हो। ये एक निमोनिक बनाया गया है, बड़ा अच्छा, देख लीजिए, एक निमोनिक है आपके लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं जी, इफ समवन हैज सर्वाइव्ड, अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। कभी भी आप ब्रेडिकार्डिया ट्रीट नहीं करते हैं जब तक कि वो सिम्टोमेटिक ना हो जाए, आप ट्रीट नहीं करते उसको, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया को हमेशा उस वक्त ट्रीट किया जाता है जब वो सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाए, तब आप एट्रोपिन देते हैं, अदरवाइज आप नहीं इसको ट्रीट करते, ठीक है। सो सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया कंसर्न है, सिर्फ सिंपल ब्रेडिकार्डिया हमारे लिए कंसर्न नहीं होता। हाँ,
बहुत ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया है वो ऑब्वियसली ही सिम्टम देना शुरू कर देगा। अगर 45-40 से नीचे चला गया हार्ट रेट, सिम्टम देना शुरू कर देगा। आपको पैल्पिटेशंस फील होना शुरू हो जाएंगी, आपको पसीने आना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, आपको डिजीनेस होना शुरू हो जाएगी और सिंकपी की तरफ चले जाएंगे और आपको सर भारी लगने लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो फील करना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ ओनली एंड ओनली देन यू आर गोइंग टू गिव एट्रोपिन, अदरवाइज यू आर नॉट। प्री मेच्योर बीट्स के बारे में ऐसे है जैसे कि आपके सर के बाल उतर रहे हैं जो आपको अनॉय भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। प्री मेच्योर बीट्स को बस आप इस तरह समझें कि बाल उतर रहे हैं तो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ऑब्वियसली आपको अनॉय कर रहे हैं कि यार मैं गंजा हो रहा हूँ, और गलत बात है ये। तो प्री मेच्योर बीट्स भी तकरीबन यही चीज़ है। हाँ, जब ये कोई इंजरी करने की तरफ चले जाएं या आपको कोई कोमॉर्बिडिटी हो जिसकी वजह से इन बीट्स की वजह से आपको पैल्पिटेशंस फील होना शुरू हो जाएं, जो कि बहुत कम होता है, तभी हम कुछ करते हैं, अदरवाइज प्री मेच्योर बीट्स आपको कुछ नहीं कहती। टैकीरिथमियास, सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मींस सुप्रावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल से ऊपर क्या है? एट्रिया। सो एट्रियल टैकीकार्डिया annoy you, ventricular tachycardia is may be fatal, ठीक है, it kills you। ventricular tachycardia, ventricle से related कोई भी चीज, ventricular tachycardia हो, ventricular fibrillation हो, ventricular arrhythmia हो, take it very serious, क्योंकि ventricular fibrillation या ventricular tachycardia ये आपको फौरन से ये फेटल हो सकता है, बिकॉज वेंट्रिकल अगर टैकीकार्डिक हो गए और 300-400 पे चले गए तो ब्लड रिसीव करने का उनको टाइम कब मिल रहा है? ब्लड को रिसीव नहीं करेंगे, आगे नहीं फेंकेंगे, स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है, और पेरिफेरल ऑर्गन्स में नहीं जाएंगे, वो शट डाउन हो जाएंगे, एक्यूट शट डाउन में चली जाएंगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कोई बात नहीं, एट्रिया छलांगे मार रहा है, एट्रिया को पंगा सूझा हुआ है, कोई बात नहीं, कल लगा रहे। आपको जब लगेगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है, आप उसको कैरोटिड मसाज करें, आप उसमें फ़ौरन से लेके जाएं और उसको कैथ लैब में ले जाएं और कैथ लैब में ले जाके एब्लेशन कर दें, डिफिब्रिलेट कर दें एट्रिया को। ऐसे नहीं करना चाहते, ड्रग से करना चाहते हैं, अमेड्रोन दे दें, लाइडोकेन दे दें, उसको ड्रग से, मेडिसिन से डिफिब्रिलेट करने की कोशिश कर लें, ठीक है। अब वो आप कर सकते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर में इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वेंट्रिकुलर कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज़। हमें पता है कंडक्शन होती कैसे है, आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में पता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती कैसे है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उस वक्त होगी जब एसए नोड से करंट पूरे एट्रिया से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए वी नोड तक पहुंचेगा, फिर बंडल ऑफिस तक पहुंचेगा, बंडल ऑफिस से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस तक जाएगा, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से होते हुए आपकी परकंजी फाइबर्स तक चला जाएगा। सो फिर एवी नोडल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर और इंटरवेंट्रिकुलर एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, वेंट्रिकल के अंदर अगर एबनॉर्मेलिटी है तो एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में मैंने काफ़ी तफसील से आपको बताया था, आगे भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि वेंट्रिकल के अंदर दोनों वेंट्रिकल्स के सेप्टम में अगर डिफेक्ट है, सेप्टम की अगर प्रॉब्लम है तो वेल्व्यूलर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सेप्टम में क्या पड़ा हुआ है? सेप्टम में आपके यही बंडल ब्रांचेस पड़ी हुई हैं। ये बंडल ब्रांचेस या सही काम नहीं कर रही या नोड्स सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। एवी नोड सही काम नहीं कर रहा, एवी नोड से एवी नोड तक करंट पहुंच नहीं रहा, या एवी नोड तक करंट पहुंचता है और वो आगे सही तरह डिलीवर नहीं होता, या वो आगे डिलीवर होता है तो बंडल ब्रांचेस डैमेज हैं, वो आगे फिर आपकी वेंट्रिकल की वॉल्स को करंट सप्लाई नहीं कर रही। तो दोनों सूरत हाल में हो क्या रहा है? वेंट्रिकल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ये डायग्राम जो है इसमें देखो, ये जो देखो ये करंट मूव कर रहा है, ये जो पहला रेड है वो सबसे ऊपर, वो पहले वो नीला देखें, ठीक है, वो जो आपको डॉट नजर आ रहा है ये आपका एसए नोड है। इस एसए नोड से आपका करंट कहाँ पहुंचा है? नीचे एवी नोड तक। ये जो पहला रेड आपको नजर आ रहा है, एवी नोड से करंट आपका होता हुआ बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से नीचे आके देखो जो रेड दोनों हो गए, एक लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहे हैं और एक राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहे हैं, दोनों देखो कहां पे, और ये बीच में किस चीज में सप्लाई कर रहा है? सेप्टम में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये कंडक्शन जो है ये इस वक्त थ्रू एंड थ्रू है। ये जो कंडक्शन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ट्रांसफर हो रही है, अगर सेप्टम डैमेज होगा, सेप्टम डेथ होगी, तो इनकी कंडक्शन नॉर्मेलिटी सेप्टम की
ख़राब होना शुरू हो जाएंगी और बंडल ब्रांच ब्लॉक की तरफ आप चले जाएंगे। और बंडल ब्रांच ब्लॉक की और भी रीजंस हैं। तो ये बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है, तो कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज़ या तो इन एवी नोड्स में प्रॉब्लम देगी या फिर इन कंडक्शन में प्रॉब्लम देगी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो हो रहे हैं, जो कि बंडल ब्रांच ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो देख लो अब ये राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, सप्लाई देखें कहाँ पे कर रहे हैं, पूरे एट्रिया, पूरे वेंट्रिकल को नीचे से सप्लाई कर रहे हैं और उसको बड़े स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। ये नॉर्मल डिपोलराइजेशन, ये एक एनिमेशन है और यहाँ पे अब ये काम नहीं करी। अच्छा, एवी ब्लॉक्स, इसको हम ओवरव्यू करते हैं। आगे भी मेरे ख्याल से ये टॉपिक आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है? फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हम तब कहते हैं जब पी आर इंटरवल इंक्रीज होना शुरू होता है। पी आर इंटरवल सिर्फ इंक्रीज होता जाएगा, उसको हम फर्स्ट डिग्री ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में आपको कोई नुकसान नहीं होता, सिवाय इसके कि वो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बस, आप जब टेस्ट करवाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यार पता नहीं मुझे मिस्ड बीट महसूस होती है। आप जाएंगे, आप उसे कहेंगे सर मुझे मिस्ड बीट महसूस होती है, कभी कभी मुझे पैल्पिटेशंस महसूस होती हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस है। वो कभी पेन की कंप्लेंट नहीं करेगा। और समटाइम्स तो ये डायग्नोज हो अनडायग्नोज्ड रहता है, आप कुछ और चेक कर रहे होते हैं और आपको फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक मिल जाता है ईसीजी पे। ठीक है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पी आर इंटरवल विल बी मोर देन 200 मिली सेकेंड्स। नॉर्मल पी आर इंटरवल शुड बी बिटवीन 120 to 200 मिली सेकेंड्स। ठीक है, 120 to 200 मिली सेकेंड्स के बीच में आपका पी आर इंटरवल होना चाहिए। पी आर इंटरवल क्या है, जरा सोचें, पी आर इंटरवल क्या है? पी क्या था? एट्रियल डिपोलराइजेशन। आर क्या था? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का आर क्या, ये पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का आर या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ क्या डिनोट करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। दोनों क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस। तो द टाइम लैप्स बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर शुड बी लेस देन 200 मिली सेकेंड्स। विद इन टू एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद 200 मिली सेकेंड के अंदर अंदर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। अगर वो थोड़ा लेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। अच्छा, इसको एवी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। तो ए वी ब्लॉक, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, ब्लॉक बीच में आया है किसी भी रीजन की वजह से, दैट्स व्हाई। अगर वो करंट एबनॉर्मेलिटी है, मस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है, कार्डियोमायोसाइट्स का मसला है, सेप्टम का मसला है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये देख लें कि हो क्या रहा है। ये जी पी आर इंटरवल मोर देन 200 मिली सेकेंड्स है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ईसीजी पे। ठीक है, लेकिन सिम्टम्स नहीं होते, प्रॉब्लम नहीं होगा। किन वजूहात की वजह से मैक्सिमम ये होता है? इस्कीमिया। अगर आपसे कहें कॉमनेस्ट कॉज डिग्री ब्लॉक्स की क्या है? इस्कीमिया। दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक देख लें, इसकी ईसीजी देख लें, आपको थोड़ा सा जो पी आर इंटरवल है देखें, एट्रिया कहाँ गया हुआ है और कॉम्प्लेक्स देखें कहाँ गया हुआ है। गैप नजर आ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा आपको, ये जो गैप है ये 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा है। सेकंड डिग्री वी ब्लॉक में क्या होगा? सेकंड डिग्री वी ब्लॉक के ना दो पार्ट्स हैं। डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये लेक्चर आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मोबिड्स 1 और मोबिड्स 2 को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। इसका मतलब है कि ये लेक्चर अभी आगे आएगा। ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है? सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक के दो पार्ट्स होते हैं, एक मोबिड्स 1, मोबिड्स 2। मोबिड्स 1 को वेंकीबाक भी कहते हैं। वेंकीबाक एवी ब्लॉक में ये होता है, या मोबिड्स 1 वेंकीबाक में ये होता है कि एवी ब्लॉक जो होता है उसमें जो पी आर इंटरवल है वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एकदम बीट मिस होती है। ये डिफरेंस है फर्स्ट डिग्री में और सेकंड डिग्री में। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक में बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और बीट मिस, फिर पी आर इंटरवल बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, बीट मिस, फिर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, बीट मिस, ये होता रहेगा। ठीक है, ये होता है आपके सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक में।
ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक का मोबिट्स 2 दिखाया हुआ है, मोबिट्स 1 नहीं दिखाया। मोबिट्स 2 में क्या होगा, मोबिट्स 2 में रेगुलरली एक बीट मिस होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले 3 बीट्स ठीक, 1 बीट मिस, 3 बीट्स ठीक, 1 बीट मिस, 4-5 बीट्स ठीक, 1 बीट मिस, 5-6 बीट्स मिस, फिर 5-6 बीट्स ठीक, फिर 1 बीट मिस। ऐसा नहीं होगा, मिस्ड बीट्स इरेगुलर नहीं होंगी। यहां पे सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक में रेगुलरली बीट मिस हो रही है, रेगुलरली बीट मिस हो रही है, रिदमिकली बीट मिस हो रही है। इसलिए यहाँ पे देख रहे हो कितने लंबा लंबा गैप आ रहा है। देखो कॉम्प्लेक्सेस कितने कितने दूर है, बीच में बीट्स मिस हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम ज़्यादा बात करेंगे जब हमने इसका टॉपिक पढ़ना होगा। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। एट्रिया अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है, वेंट्रिकल अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है। इनके दरमियान एक क्या कह सकते हैं, बैड मैरिज चल रही है। एट्रिया जो है वो अपनी मर्जियां कर रहा है, वेंट्रिकल अपनी मर्जियां कर रहा है। एट्रिया वेंट्रिकल को कह रहा है कि तुम मेरा वेट नहीं करते हो, तुम मुझे डायस्टली का टाइम दो, तुम रिलैक्स रहो ताकि मैं ब्लड तुम्हें फेंक सकूं। जब मेरी जब सिस्टली चल रही होती है तब तुम्हारी भी सिस्टली चल रही होती है। जब मेरी सिस्टली चल रही हो तो यू आर सपोज टू रिलैक्स, और तुम्हें डायस्टली के लिए मेरा वेट करना चाहिए, और मैं वेल्व ओपन करूं और तुम्हें ब्लड फेंकूं। मैं जब फेंक रहा होता हूं तब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो और वेल्व को सही तरह ओपन भी नहीं होने देते। वेंट्रिकल ये कह रहा होता है कि तुम हर वक्त तो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हो, तुम भी डायस्टली करो, तुम भी तो अपना ब्लड पीछे से रिसीव करो, तुमने क्या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ हमें लेके जा रहे हो। ठीक है, वो अपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है, एट्रिया अपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है। दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों का कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है, कोई रिदम ही नहीं रहेगा। इसलिए आप यहां देख लेंगे सब कुछ इरेगुलर है, कुछ रिदमिक नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपको यहां पे इंटरेस्टिंग मिलेगी वो ये होगी, पी टू पी इंटरवल देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, और आर टू आर इंटरवल देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। आर देखें, जरा देखें आर का रिदम देखें, आर में बिल्कुल इक्वल गैप है। आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर गैप बिल्कुल नॉर्मल है। पी टू पी, पी टू पी, पी टू पी इंटरवल बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, जरा देखो पी जो वेव बन रही है और फिर अगली जो पी वेव बन रही है, फिर उससे अगली पी, इनमें गैप ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट एक जैसा गैप है। तो इसका मतलब है एट्रिया बड़ा रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उसका कोई कोरिलेशन, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है वेंट्रिकल के साथ। और वेंट्रिकल भी ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है, लेकिन उसका एट्रिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, और क्या मसले हो सकते हैं? हमें पंप डिसफंक्शन हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो डैमेज हो जाएगी क्योंकि उसके वॉल, उसके कार्डियोमायोसाइट्स डैमेज हो जाएंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। मैकेनिकल डिसरप्शन क्या हो सकती है? मैकेनिकल डिसरप्शन में आपके जो वेल्व हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, इसमें बड़ी अच्छी ये पिक्चर है। इसमें हम देखेंगे ये एक जो ऊपर वाला दायरा है ये आपको वेल्व है। ये आपका कौन सा वेल्व है, जरा पहचानने की कोशिश करें। ये आपकी लेफ्ट हार्ट का वेल्व है। लेफ्ट हार्ट का वेल्व किस दो चीजों के बीच में है? गौर कीजिए, ये दो चीजों के बीच में है, बिटवीन एट्रियल वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ऊपर वाला सर्कल है। होता क्या है मैकेनिकल डिसरप्शन में? अगर इस्कीमिया होगा तो अक्सर पेपिलरी मसल्स इस्कीमिक हो जाते हैं। पेपिलरी मसल्स कैसे हैं? मैं आपको एक सादा सा एग्जांपल देता हूँ। पेपिलरी मसल्स आर लाइक कि मैंने हाथ में बलून पकड़ा हुआ है और वो धागे हैं, और धागे बलून को पकड़े हुए हैं। एक एज, धागे के एक एंड पे बलून है और मैंने धागे को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और बलून में से हवा में उड़ रहे हैं। जो मेरे हाथ हैं ये पेपिलरी मसल्स हैं, जो वो धागा है वो कॉर्डिया टेंडन है, और जो ऊपर वो बलून है वो वेल्व का लीफलेट है। इस तरह होता है वेल्व आपका। तो आप अब खुद गौर कीजिए, अगर मेरा हाथ, पेपिलरी मसल्स हैं, पेपिलरी मसल्स अटैच होते हैं आपकी हार्ट की वॉल के साथ, कॉर्डिया टेंडन है ऊपर होते हैं और उसके ऊपर लीफलेट लहरा रहे होते हैं। वो जो लीफलेट्स होते हैं वो ओपन होते हैं, बंद होते हैं, ओपन होते हैं, बंद होते हैं। किसकी मदद से? नीचे। अगर मैं अपने हाथ को खींचूंगा तो बलून को मैं नीचे भी ला सकता हूं। बलून को इसी तरह पेपिलरी मसल जब आप अपने आप को खींचते हैं, उस धागे को खींचते हैं, कॉर्डिया टेंडनाई को खींचते हैं तो वेल्व ओपन हो जाता है, और जब वो आगे की तरफ पुश करते हैं तो वेल्व बंद हो जाता है। इसी तरह ही अगर आपको इस्कीमिक हो गया आपकी पेपिलरी मसल्स, तो पेपिलरी मसल्स अगर डैमेज हो जाएं और मैं अपना हाथ खींच ही ना सकूं, तो क्या आपको लगता है कि वेल्व सही से ओपन होगा? नहीं होगा। ये मैकेनिकल डिसरप्शन है। नीचे सेप्टम की डैमेज हो जाए तो फिर भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपको ना सेप्टल डैमेज की एग्जांपल देता हूं कि सेप्टम के डैमेज को डिफरेंशिएट कैसे करना है।
अगर आपने किसी पेशेंट को डिफरेंशिएट करना हो कि यार ये सेप्टम इसका डैमेज हुआ है या इसके वैल्व डैमेज हुआ है, किसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है इसको, तो अगर आप एट्रिया एंजियोग्राफी करते हुए या आप डायरेक्टली एट्रिया से ब्लड लें, और अगर इधर राइट वेंट्रिकल से ब्लड लें या एट्रिया से राइट एट्रिया से ब्लड लें, तो उनकी सेचुरेशन बहुत ज़्यादा होगी रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स की क्या राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में सेचुरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग्स में जाता है, लेफ्ट एट्रिया और में पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, तो सेचुरेशन बढ़ती है, क्योंकि लंग्स में जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन होगी, ठीक है ना। तो फिर ये क्या चक्कर है कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में भी सेचुरेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, दैट मींस सेप्टम सेप्टम डैमेज है, दैट मींस कि सेप्टम डैमेज हो गया, उसमें कोई सुराख है, कोई ओरिफिस है, वहां से ब्लड मिक्स हो रहा है, ये बात आपको बताएगी कि सेप्टम डैमेज हो चुका है। क्योंकि जब सेप्टम डैमेज हो तो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में रेड ब्लड सेल्स की सेचुरेशन ज्यादा मिलती है आपको, आप कहते हैं इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, इट इज सपोज्ड टू बी डीऑक्सीजनेटेड, इट इज राइट नाउ ऑक्सीजनेटेड, व्हाट डज दैट मीन, सेप्टम इज डैमेज, एट्रियोवेंट्रिकुलर और इंटरवेंट्रिकुलर। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंडक्शन एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमेटिकल डिसोसिएशन में कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी होगी, और हमने अभी पढ़ा है कि जो कंडक्शन है वो किस तरह से होती है, ए बी नोड में प्रॉब्लम है, एस ए नोड में प्रॉब्लम है, बंडल ब्रांचेस में प्रॉब्लम है, किसी में भी प्रॉब्लम होगी तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो है वो प्रॉब्लम आएगी बीच में, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने पढ़नी है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन चलें हमने अब फॉर द सेक ऑफ लेक्चर हमने इसको ख़त्म करना है, इसमें 2-4 बातें और होंगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। कॉम्प्लिकेशन, इस्कीमिया, ऑब्वियसली इस्कीमिया, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस होता है ड्रेसलर सिंड्रोम, एक सिंड्रोम है जिसके बारे में आज तक मिथ है कि ये कैसे होता है, नोबडी नोस, आई डोंट नो एंड नोबडी नोस, ठीक है। ड्रेसलर सिंड्रोम के बारे में समझा ये जाता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ, वो ये कहते हैं कि जब हार्ट अटैक होता है और वॉल डैमेज होती है तो कुछ एंटीजेंस रिलीज होते हैं, वो एंटीजेंस एलर्जेंस लाइक होते हैं, उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज बनती है तो एंटीबॉडीज उन एलर्जेंस के अगेंस्ट जब वो एक्ट करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, तो वो आपकी वॉल भी डैमेज करते हैं हार्ट की, वो आपकी पेरिकार्डियल वॉल भी डैमेज करते हैं, जब वो पेरिकार्डियम डैमेज करते हैं तो पेरिकार्डाइटिस होता है आपको, ठीक है। ये एक पैथोलॉजी समझ आती है पेरिकार्डाइटिस की ड्यू टू ड्रेसलर सिंड्रोम। ट्रीट करेंगे जी, एनसेड से करेंगे, एस्प्रिन से करेंगे। अगर आपने एक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बाद पेन है पेशेंट को, नाइट्रेट्स दे दिए, एनसेड्स दे दिए, एस्प्रिन दे दिए, क्या बचता है आखिरी ऑप्शन, स्टीरॉइड्स दे दें। म्यूरल थ्रोम्बोई, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज कौन सी होती है, या तो थ्रोम्बस बॉल में बन गया, या कहीं से एम्बोलाई टूट के आ गया, इस पर हमने बहुत बात कर ली, आपको पता होगा, लेकिन म्यूरल थ्रोम्बाई यहाँ पे नहीं बात पता चली है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज हमेशा जो होता है वो एम्बोलाई ही होता है, किसी लेग से वो आया हुआ होता है, थाई से मैक्सिमम आया हुआ होता है, प्रॉक्सिमल एरिया से आया हुआ होता है, ठीक है। ये जो प्रॉक्सिमल थ्रोम्बोसिस होता है, किसी थाई से अगर कोई एम्बोलाई आया हुआ होता है तो वो लाजमी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ लेके जाता है, ठीक है। जो पेट शेट के जो एम्बोलाई होते हैं ना, वो बहुत कम ही पहुंचते हैं आपके हार्ट तक, लेकिन ये जो प्रॉक्सिमल होते हैं, ये जो बहुत लेग के होते हैं, ये पहुंच जाते हैं। ये क्योंकि इनका डायरेक्टली इंटर रिलेटेड होते हैं इंफीरियर वेना केवा से, उनकी डीप सेफनेस जितनी भी हैं और सुपरफिशियल फेमोरल जितनी भी हैं, वो सारी डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। तो फिर उस एम्बोलाई का पहुंचना बहुत आसान है राइट हार्ट से आपकी पल्मोनरी एरिया में पहुंचना। हाँ, जो पेट वाली होती हैं उनमें इतना ज़्यादा आर्टरीज हैं, इतनी ज़्यादा वेन्स हैं कि उनका वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, उनकी इतनी सर्कुलेशन है, इतनी पोर्टल सर्कुलेशन है कि मुश्किल ही है कि वो पहुँचे, लेकिन वो भी पहुँचता है, लेकिन लॉट लेस, ठीक है, बहुत कम लेग की निस्बत, ठीक है। म्यूरल थ्रोम्बाई, म्यूरल मीन्स वॉल थ्रोम्बाई, वॉल, कोई भी वॉल डैमेज हुई, ठीक है, मैं एक मिनट ठहरें आपको बना के दिखाता हूँ। ये अगर मैं ये कहूँ, इसको मैं ऊपर बना देता हूँ, हाँ, ये मैं हार्ट बनाया है मैंने, ऊपर जो है ये राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया है, ये
राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैं ये कहता हूं कि यहां से वॉल डैमेज हो गई है और एक आउट पॉकेटिंग बन जाएगी यहां पे, समझ रहे हो? ये जो आउट पॉकेटिंग होगी इसमें इस तरह से ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, और ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली थ्रोम्बस बन जाएगा। थ्रोम्बस बनेगा तो फिर ये थ्रोम्बस एम्बोलाई भी बन सकता है, ठीक है? तो ये म्यूरल थ्रोम्बाई है। क्यों? क्योंकि वॉल के अंदर बना है। म्यूरल इज a $5 वर्ड दैट मीन्स वॉल, ठीक है? तो वॉल में अगर थ्रोम्बाई बनना है, म्यूरल थ्रोम्बाई बनना है, तो वो इस तरह बनता है कि इस्कीमिया होता है, हार्ट वॉल डैमेज होती है, एक एन्यूरिज्मिक टाइप आउट पॉकेटिंग बनती है, उसके अंदर ब्लड स्टेसिस होता है, क्लॉटिंग होती है, थ्रोम्बाई बनता है, थ्रोम्बाई एम्बोलाई भी बन सकता है अगर वो ज़्यादा टूट गया तो। सडन कार्डियक अटैक दो चीज़ों की वजह से होती है, वी टैक एंड वी फिब। ये देख लो, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हमेशा आपको ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। ये देख रहे हो QRS कितना ब्रॉड है। अच्छा, इतना वी टैक है कि वो ओवरवेलम कर गया एट्रिया को। इतना ज़्यादा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है कि वो एट्रिया को ओवरवेलम कर गया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आपने किसी भी इस तरह के पेशेंट को, अगर तो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, पहले ड्रग दें, एम्योड्रॉन लाइडोकेन देने की कोशिश करें और उसके बाद उसको शॉक करें। आप उसको डिफिब्रिलेट करने की कोशिश करें, आप उसको नॉर्मल साइनस में लाने के लिए शॉक दें, ठीक है? और अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, शॉक कर दें, क्योंकि कभी भी वी फिब का पेशेंट स्टेबल होता ही नहीं। वी फिब का पेशेंट कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो डेथ के करीब ही होता है। आप ज़रा ECG का हाल तो देखो कि ये क्विवरिंग जो मैं आपको वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा था कि शिवरिंग और क्विवरिंग होती है हार्ट वॉल की, ज़रा देखें आपको ये शिवरिंग ECG में नज़र आ रही है कि नहीं, ये क्विवरिंग आपको नज़र आ रही है कि नहीं, ये फिब्रिलेटरी वेव्स हैं जो ECG पे आपको नज़र आती हैं। वी टैक को देखें, वो बड़ी रिदमिक सी नज़र आ रही हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस बड़े ब्रॉड ब्रॉड हैं। दैट मीन्स कि वेंट्रिकुलर जो टैकीकार्डिया में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो बहुत इंक्रीज हुई हुई है, और इसलिए इतने बड़े बड़े ब्रॉड 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 कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन भी कोई खास अच्छी नहीं है क्योंकि इतना कम टाइम मिल रहा है, इतना रेट फास्ट है, इतना वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है कि बस बस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और बस कॉन्ट्रैक्ट एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट करना इस वक्त मकसद नहीं है हार्ट का, बस रेट इंक्रीज हुआ हुआ है, इसलिए ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस होंगे। पेशेंट स्टेबल है, ड्रग्स दें, अनस्टेबल है, ड्रग दें और शॉक दें, ठीक है? डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अच्छा, अनस्टेबल का क्या मतलब है? अनस्टेबल का मतलब है चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन या परफ्यूजन कम है, ठीक है? चेस्ट पेन है, बल्कि ये आगे मेरे ख्याल से एक्सप्लेन किया होगा, नहीं शायद नहीं किया। चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, ठीक है? चेस्ट पेन होगा ऑब्वियसली क्योंकि स्कीमिया हो रहा है, दैट मीन्स कि अनस्टेबल है। कन्फ्यूजन है, ऑब्वियसली ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंच रहा, अनस्टेबल है। हाइपोटेंशन है, ब्लड सही तरह पुश नहीं हो रहा, इस वजह से आर्टरीज में ब्लड है ही नहीं, दैट्स वाई हाइपोटेंसिव है, ठीक है? परफ्यूजन पूरी नहीं मिल रही ऑर्गन्स को, ऑब्वियसली ऑर्गन्स के जो टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो वो सारे के सारे आपको नॉर्मल मिलेंगे। प्रिंस मेटल एंजाइना बड़ा ना इंटरेस्टिंग और अनोइंग भी लगेगा आपको कि सर पहले क्या बातें बताते हैं और अब सर ने एक नया मसला खड़ा कर दिया। मैं आपको बताता हूँ प्रिंस मेटल एंजाइना में अब ये बात ये करते हुए परेशानी हो रही है। अच्छा, प्रिंस मेटल एंजाइना में ST एलिवेशन होती है। हाँ ये एंजाइना है, हाँ ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं है, हाँ इसमें वॉल डैमेज नहीं है, और हाँ इसमें एलिवेशन होती है। लेकिन इसकी आप रीज़न पढ़े, सेकेंडरी टू ड्यू टू कोरोनरी वेजोस्पैज्म। वेजोस्पैज्म तोड़ने के लिए आपको इन पेशेंट्स में जो है वो अक्सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने पड़ते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो स्पैज्म को तोड़ देते हैं। और ट्रीटमेंट वेजोस्पैज्म में होता क्यों है? होता ये इस वजह से है, वो ये कहते हैं कि जो सिंपल जो वेजोस्पैज्म होता है वो किसी भी वजह से, इस्कीमिया की किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, कोई भी इस्कीमिया की रीज़न है और वहाँ पे इस्कीमिया हो रहा है, उस आर्टरी को सही तरह आर्टीरियोल्स और वेनियोल्स ब्लड पूरा नहीं पहुँच रहे हैं, तो वेजोस्पैज्म हो सकता है, ठीक है? या फिर कोई वेस्कुलिडिटी है, ठीक है? कोई वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस है, कोई भी वेस्कुलिडिटी है, उसकी वजह से अगर वेजोस्पैज्म हो रहा है आर्टरी में, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ST एलिवेशन आएगी और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से आप उसको ट्रीट करेंगे। अच्छा, फिर
डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कैसे एसटी एलिवेशन को डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको इन्फेक्शन नहीं है? एक तो यंग पेशेंट होगा, आपको पता चल रहा होगा कि नहीं इसको नहीं हो सकता। फिर एक फीमेल आई हुई होगी, आपको लग रहा होगा यार ये ज़्यादातर बिकॉज ये फीमेल में होता है और उन फीमेल्स में जिनके माइग्रेन होता है, क्योंकि माइग्रेन की भी यही कॉज है, मिग्रेन की भी यही कॉज है। मिग्रेन भी वेजोस्पेस्टिक डिजीज ही है, उसमें भी वेजोस्पैज्म ही होता है, इसमें भी वेजोस्पैज्म है। तो मिग्रेन के साथ अगर एक खातून आपके पास आए जिसमें एसटी एलिवेशन आए, तो आपको अंदाजा हो जाना ये प्रिंस मेटल है, और वो यंग पेशेंट होगी और हो सकता है प्रेग्नेंट हो। ठीक है, पेन इतना सवियर होगा कि वो आपको नींद से उठा देगा, इतना सवियर होता है। और अक्सर प्रिंस मेटल का जो पेन है उस नींद में ही होता है और आपको नींद से ही उठाता है, और यही हिस्ट्री देता है पेशेंट। डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि एसटी एलिवेशन एमआई की वजह से या इसकी वजह से? जब आप एंजियोग्राफी करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये आपको बताएगा कि प्रिंस मेटल एंजाइना है। आप एंजियोग्राफी करें, कोई आर्टरी ब्लॉक नहीं, कोई आर्टीरियल क्लॉग्ड अप नहीं होगी, कोई आर्टरी लेफ्ट में वेजल्स, और जितनी भी वेजल्स हैं, जितनी भी आर्टरी, सब पेटेंट होंगी, सब बिल्कुल ठीक होंगी, पता चल जाएगा आपको, सब बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स के इस पेशेंट को एमआई नहीं है। ठीक है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस का क्या मतलब है? एर्गोनोविन, वैसे ये बड़ी डेंजरस सी चीज़ है। क्या मतलब है इसका? एंजियोग्राफी आप कर रहे हैं, कैमरा आपने अंदर डाला हुआ है, एर्गोनोविन दें। एर्गोनोविन क्या करेगी? एर्गोनोविन एक्चुअली इनिशिएट करेगी वेजोस्पैज्म। आपने पेशेंट को ड्यूरिंग एंजियोग्राफी एर्गोनोविन दी, एकदम पेशेंट को वेजोस्पैज्म होगा और आपको एंजियोग्राफी में नजर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा इसको तो प्रिंस मेटल एंजाइना, इसको तो एमआई का कोई इशू ही नहीं है। यही एक ट्रीटमेंट का, यही एक डायग्नोस करने का तरीका है, और कोई डायग्नोस करने का तरीका नहीं है। जब आपने देख लिया अगर सब कुछ ठीक है, आप एर्गोनोविन दें, आपको वेजोस्पैज्म आर्टरी पे नजर आएगा, दैट मींस के पेशेंट को मसला है, वाकई वेजोस्पैस्टिक मसला है, और वेजोस्पैस्टिक मसला प्रिंस मेटल एंजाइना कहलाता है। हाँ, प्रोग्नोसिस इसमें बिल्कुल ठीक है। ओके जी, थैंक यू। आज का यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।